आज अपन पढ़ेंगे द बर्थडे पार्टी। ये लिखा है हैरोल्ड पिंटर ने और ये एक 3 एक्ट प्ले है। यह एक एब्सर्डिस्ट प्ले का उदाहरण भी है, साथ में ये कॉमेडी ऑफ मैनस भी है। इसको मिनास नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मैनस, कुछ इस तरह से। कॉमेडी ऑफ मैनस। ठीक है, आज जो हम वीडियो ले रहे हैं, ये जो क्लास है ये है इसकी इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम हैरोल्ड पिंटर के बारे में जानेंगे, फिर बर्थडे पार्टी पर आएंगे, एब्सर्डिस्ट प्ले इसको क्यों कहा जाता है, इसको कॉमेडी ऑफ मैनस क्यों कहा जाता है, और कौन से दौर का ये आपका प्ले है। ये सारी चीज़ें जो हैं अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैरोल्ड पिंटर के लाइफ की, उनके करियर की और उनके कुछ अदर वर्क्स की। इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1930 को ईस्ट लंदन में होता है। ये अपने पिता के एकमात्र बेटे थे, ओनली सन। इनके पिता यहूदी थे, टेलर का काम करते थे। ठीक है, और इनका जो पालन पोषण है एक वर्किंग क्लास एनवायरनमेंट में होता है, अर्थात मजदूरों जैसे जीवन जो है इन्होंने वहाँ पे जिया है। एजुकेशन की बात करें तो इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी, पढ़ाई में ठीक थे। ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से कॉलेज में पढ़े, सब लिख रखा है, तो आप इसमें टेक्स्ट में जब आप गो थ्रू होंगे तब भी आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी की ये चीज़ें याद रखने वाली नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो उन्होंने हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल जो है उनको ज्वाइन किया था, वहाँ स्कॉलरशिप भी इनको मिली थी। इनकी रुचि जो है वो देखिए क्या क्या थी। ये एक स्प्रिंटर भी थे। स्प्रिंटर का मतलब तेज धावक, कम दूरी दौड़नी, जैसे 100 मीटर दौड़नी है उसमें बिल्कुल दम लगा के दौड़ रहा है, स्प्रिंटर। तो ये उस तरह के धावक भी थे। साथ में अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे, और इन्होंने स्कूल के ज़माने में कुछ नाटकों में अभिनय भी किया था, और नाटकों के अलावा, नाटक लेखन के अलावा इनको कविता लिखने का शौक भी था, और कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। हायर एजुकेशन इन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स जो है 1948 में इन्होंने अटेंड किया था ब्रीफली। अर्ली एक्टिंग, इन्होंने ज्वाइंड अ रिपर्टरी कंपनी टूरिंग इंग्लैंड एंड आयरलैंड एज एन एक्टर। एक नाटक कंपनी को उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, बतौर एक्टर उसमें काम करते थे। ये कंपनी जो है इंग्लैंड और आयरलैंड में घूम घूम करके अपने नाटकों का आयोजन जो है किया करती थी, मंचन किया करती थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस है जिनका नाम है विवियन मर्चेंट। इनसे शादी करी थी 1956 में, रिश्ता लंबा चला, लेकिन बाद में चलकर के 1980 में इनका तलाक हो जाता है, और फिर एक हिस्टोरियन लेडी हैं, लेडी एंटोनिया फ्रेजर, उनसे शादी कर लेते हैं। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो 2001 में इनको पता चल गया था कि इनको कैंसर है। बावजूद इसके इन्होंने 2006 तक लेखन कार्य जारी रखा, और इनकी मृत्यु जो है 2008 में हो जाती है। ठीक है, 2001 में इनको पता चल गया कैंसर है, लेकिन जीवटता का परिचय दिया। एक्टिंग का करियर, राइटिंग का करियर इन्होंने 2006 तक जारी रखा। फिर जब एकदम से बिल्कुल ही काम नहीं हो पाया, तब इन्होंने काम छोड़ा। ठीक है, 2006 तक इन्होंने काम किया, 2008 में 2 साल बाद में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। कैरियर हाइलाइट्स की बात करें तो प्ले राइट डेब्यू, अर्थात नाटककार के तौर पे इनका जो प्रारंभिक नाटक है वो था द रूम, 1957 में था। एक 1 एक्ट प्ले था। ठीक है, इसके बाद में इनका आता है द बर्थडे पार्टी, जिसको हम पढ़ेंगे, 1957 में आता है। ठीक है, विच इनिशियली रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज बट गेंड लेटर अक्लेम। शुरुआत में तो खैर मिले जुले इनको रिव्यूज जो है मिले, अच्छे भी मिले और बुरे भी रिव्यूज जो है इनको मिले, लेकिन बाद में आगे चल करके प्रसिद्ध होता है ये नाटक। द कॉमेडी ऑफ मैनस पर इन्होंने काम किया, जिसमें द डम वेटर 1959, द बर्थडे पार्टी, ठीक है, मार्क्ड बाय डार्क ह्यूमर एंड ए सेंस ऑफ थ्रेट और मैनेस इन सीमिंगली ऑर्डिनरी सेटिंग। ठीक है,
बाद में, अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए कि डम्ब वेटर और द बर्थडे पार्टी दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर के एग्जाम्पल हैं। मेमोरी प्लेस भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे नो मैन्स लैंड 1975 में लिखा है, बिट्रेयल 1978 में लिखा है। मुख्य जो नाटक है इनके की प्लेस एंड वर्क्स, उनकी बात कर लेते हैं। इनमें एक तो फुल लेंथ प्ले है और दूसरे इनके 1 एक्ट प्ले भी हैं। ठीक है, फुल लेंथ प्ले जिसमें आपका बर्थडे पार्टी आता है, द केयर टेकर है, द होम कमिंग, ओल्ड टाइम्स, नो मैन्स लैंड, बिट्रेयल और सेलिब्रेशन। जबकि 1 एक्ट प्ले, इसमें द रूम, द डम्ब वेटर, अ स्लाइट एक्ट, द कलेक्शन, द लवर, लैंडस्केप, साइलेंस, फैमिली वॉइसेस और अ काइंड ऑफ अलास्का। फिर रेडियो एंड टेलीविजन प्लेस भी इन्होंने लिखे हैं। उनमें कौन कौन से देखिएगा? अ नाइट आउट 1960 में, नाइट स्कूल 1960 में था, द ड्वार्फ्स भी 1960 में था, द टी पार्टी, ठीक है, जिसको बीबीसी ने भी प्रसारित किया था 1964 में, और द बेसमेंट 1967 में। स्क्रीन प्लेज यानी इनके द्वारा जो नाटक इत्यादि लिखे गए, उन पर कोई टीवी सीरियल या फिर कोई मूवी बनी हो तो इसके बारे में है। तो अडेप्टेशंस ऑफ हिज प्लेज, उनके जो नाटक हैं उन पर कोई फिल्में बनी हैं, जैसे द केयर टेकर पर 1962 में, द बर्थडे पार्टी 1968 में, ठीक है, द होम कमिंग 1969 में, इन पे बना है। इनके द्वारा कुछ नॉवेल्स लिखे गए, उन पर भी अडेप्टेशंस ऑफ नॉवेल्स भी हुआ है। द सर्वेंट 1963 में, द गो बिटवीन 1971 में, द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन 1981 में, और द ट्रायल 1993 में, और स्ल्यूथ 2007 में। तो एक काफ़ी चर्चित फिगर थे, एक बड़ी महान हस्ती थे अपने ज़माने की। अदर नोटेबल अडेप्टेशंस इंक्लूड एक्सीडेंट 1966 और द लास्ट टाइकून 1976। पोइट्री एंड प्रोज की बात करें तो अर्ली पोएम्स में देखिएगा, न्यू ईयर इन द मिडलैंड्स और चैंडलियर्स एंड शेडोज 1950 में, और द एनेस्थेसिस्ट पिन 1952 में। प्रोज एंड पोइट्री कलेक्शन में क्या है? पोएम्स एंड प्रोज, ठीक है, और 99 पोएम्स इन ट्रांसलेशन, ये इन्होंने लिखा है। सबसे बड़ी इनकी जो उपलब्धि है, इनको 2005 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा और भी कई इनको पुरस्कार मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा खैर पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, तो हमने इसको ही यहाँ पर जगह दी है। और भी कई छोटे मोटे इनको पुरस्कार काफ़ी मिल चुके थे। तो ये खैर बातें रहीं इनके जीवन के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी हेल्थ के बारे में, इनकी करियर के बारे में, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के बारे में, ये सारी बातें अपन ने जान ली हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, इसलिए सिर्फ आपको केवल एक परिचय, लेखक का परिचय भी आपको होना चाहिए, उस लिहाज से मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं। अब हम बढ़ते हैं द बर्थडे पार्टी की इंट्रोडक्शन की तरफ। तो द बर्थडे पार्टी इज अ प्ले बाय हैरोल्ड पिंटर, रिटन इन 1957। कब लिखा गया है? 1957 में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। It was inspired by Pinter's own experiences। हैरोल्ड पिंटर का खुद का अनुभव था कहीं रुकने का, ठहरने का, उस पर आधारित है। स्टेइंग इन अ रन डाउन एंड खस्ता हालत बोर्डिंग हाउस एंड सराय इन इंग्लैंड में एक खस्ता हाल बोर्डिंग हाउस था। वहाँ पर किसी ज़माने में ये भाई साहब हैरोल्ड पिंटर साहब जो हैं कभी रुके होंगे, तो वहाँ पर जिस तरह के जो अनुभव उनको हुए, उन अनुभव से इनको प्रेरणा मिली, और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के इन्होंने द बर्थडे पार्टी लिखा। लेकिन केवल बर्थडे पार्टी ही नहीं लिखा, बर्थडे पार्टी के अलावा एक और इनका ड्रामा है द रूम, वो भी इसी से इंस्पायर्ड है, इसी सेटिंग से। सेटिंग का मतलब स्थान से। सो दिस सेटिंग बिकेम द बैकग्राउंड फॉर द बर्थडे पार्टी एंड अनदर ऑफ हिज प्लेस द रूम। ठीक है,
फिर आगे देखें, द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर इजंट योर टिपिकल बर्थडे सेलिब्रेशन। ये जो बर्थडे पार्टी हम पढ़ेंगे अभी, ये आप जैसी कल्पना करते हैं किसी बर्थडे पार्टी की, ये वैसा बर्थडे पार्टी नहीं है। हम क्या कल्पना करते हैं, हमारी कल्पना में क्या आता है, केक आता है बर्थडे पार्टी पे, बैलून्स आते हैं, कन्फेटी मतलब कुछ रंग बिरंगे कागज या पन्नियाँ, ठीक है, जिनको कोई शादीशुदा जोड़ा या किसी का बर्थडे होता है उसके ऊपर ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। आजकल वो एक बॉम्ब सा आता है, उसको ऐसे घुमाते हैं और घुमाते हुए पन्नियाँ सी उछलती हैं, ठीक है, तो दैट इज कन्फेटी। तो हम इनकी कल्पना करते हैं, साथ में म्यूजिक की कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ इस बर्थडे पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, इससे कुछ अलग है। इंस्टीड इसके बजाय दिस बर्थडे इज अनसेटलिंग एंड स्ट्रेंज। ये वाला बर्थडे पार्टी वाला जो है ना, ये काफी बड़ा अजीब सा है। द मैन कैरेक्टर स्टैनली वेबर, मुख्य किरदार है स्टैनली वेबर, फाइंड्स हिमसेल्फ फोर्स्ड टू सेलिब्रेट हिज सपोज्ड बर्थडे बाय टू मिस्टीरियस मैन। यहां पर स्टैनली वेबर नाम का जो मुख्य किरदार है इस नाटक में, उसके पर दो अनजान और रहस्यमय व्यक्ति जो फोर्स करते हैं अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कि भैया तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर। थ्रू आउट द पार्टी, और जब ये बर्थडे पार्टी चलती है, स्टैनली इजंट इवन श्योर इट इज हिज बर्थडे एट ऑल। वो तो बेचारा इस बात के प्रति भी श्योर नहीं होता कि ये वास्तव में मेरा बर्थडे है क्या, कि वास्तव में आज मेरा बर्थडे है क्या, है ना, लेकिन फिर भी उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। दिस प्ले written in 1958 is a 3-act story। ये 3 अंकों में है। that combines absurdist elements। इसमें एक तो आपको absurdist element देखने को मिलेंगे। अब देखिए absurdist element क्या है। absurd का अर्थ होता है बेतुका। इंग्लिश में हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका अर्थ होता है मीनिंगलेस, यानी अर्थहीन आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ अर्थहीन एलिमेंट्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा जो है उसी का ये पार्ट है ये प्ले, ठीक है। उसके बारे में अभी थोड़ा सा रुक करके हम विस्तार से बात भी करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि इस ड्रामा में आपको एब्सर्डिस्ट एलिमेंट देखने को मिलते हैं विद डार्क ह्यूमर। किसके साथ में? डार्क ह्यूमर के साथ में, कि ह्यूमर तो है लेकिन वो भी गंभीर और वो भी डर से पीड़ित है। इट फॉल्स अंडर द जॉनर ऑफ कॉमेडी ऑफ मेनस, और इसको हम कॉमेडी ऑफ मेनस जो साहित्यिक विद्या है उस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। कॉमेडी ऑफ मेनस क्या है? ए स्टाइल, एक ऐसी शैली दैट मिक्सेस ह्यूमर विद एन एटमॉस्फियर ऑफ टेंशन एंड अनईज। अर्थात ह्यूमर है और ह्यूमर के साथ में क्या है? एटमॉस्फियर ऑफ टेंशन, ठीक है, एंड अनईज, यानी हास्य के साथ में तनाव, डर जैसा माहौल जो है इसको मिक्स कर दिया जाता है। किसमें? कॉमेडी ऑफ मैनस में, ठीक है। तो ये क्या है? आपका एब्सर्डिस्ट प्ले है, कॉमेडी ऑफ मैनस है। आगे बढ़े। एब्सर्डिज्म, अब इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे एब्सर्डिज्म के बारे में। तो एब्सर्डिज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट। एब्सर्डिज्म क्या है? एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, दार्शनिक आंदोलन है, दैट बिगेन इन 19th सेंचुरी यूरोप, जो 19वीं सदी के यूरोप में तो शुरू हुआ था। इट फोकसेस ऑन द आइडिया, और ये एब्सर्डिज्म जो है इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है दैट पीपल्स सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ ऑफन फेल्स, कि लोगों की जीवन में अर्थ के प्रति जो तलाश है, अर्थ एंड मीनिंग है, कि जीवन के मायने क्या है, जीवन के अर्थ क्या है, तो जीवन के अर्थ की तलाश जो है वो बेमानी होती है, अर्थात अक्सर फेल हो जाती है। अर्थात लोगों के जीवन में जब अर्थ नहीं रहता है, मीनिंग नहीं रहता है, वो मीनिंगलेस होता है ना। तो उसको क्या कहा है इन्होंने? एब्सर्डिज्म कहा है। तो
दैट पीपल्स सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ ऑफन फेल्स। तो इस आंदोलन का मानना है कि लोगों का जीवन में अर्थ की खोज अक्सर विफल हो जाती है। शोविंग लाइफ एज कयोटिक, और जिससे जीवन जो है कयोटिक नजर आता है, अराजक नजर आता है। इररेशनल यानी अप्राकृतिक नजर आता है। एंड मीनिंगलेस, और निरर्थक प्रतीत होता है, निरर्थक नजर आता है। अर्थात जब जीवन में कोई अर्थ नहीं हो, जीवन में अराजकता हो, जीवन में इरैशनैलिटी हो, अर्थात अतार्किकता हो, और जीवन अर्थ विहीन हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे? एब्सर्डिज्म कहेंगे। वन ऑफ द मैन फिगर्स इन दिस फिलोसफी वाज अल्बर्ट कैमस, और इस फिलोसफी को मानने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट कैमस थे। हु बिलीव्ड, जिनका ये मानना था दैट लाइफ्स लैक ऑफ क्लियर पर्पस कैन मेक इट सीम एब्सर्ड, कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य नहीं होना उसे निरर्थक बना देता है। कि जीवन में जब आपके स्पष्ट कोई उद्देश्य नहीं होता है तो वो जीवन क्या हो जाता है? निरर्थक, अर्थात एब्सर्ड हो जाता है। तो हम इस प्ले के अंदर ऐसे ही किरदार देखते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। जैसे कि मुख्य किरदार जो है स्टैनली वेबर जो है, वो लगभग पूरे दिन भर सोया रहता है अपने कमरे में, वो सबसे ज़्यादा वही सोता है, ठीक है। सुबह लेट उठता है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, यानी जीवन में कोई उद्देश्य उसका है नहीं है। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड और एब्सर्डिस्ट ड्रामा, इसको आप थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कर दीजिए या एब्सर्डिस्ट ड्रामा कह दीजिए। इस स्टाइल, ये एक ऐसी शैली है ऑफ ड्रामा, यह नाटक की एक ऐसी शैली है दैट ब्रिंग्स आउट दीज आइडियाज, जो इन विचारों को हमारे सामने लेकर के आती है। कौन से? जो अभी अपन ने देखे कि जीवन में कोई अर्थ नहीं होता है तो जीवन निरर्थक अर्थात एब्सर्ड नजर आता है। ऑफन शोविंग कैरेक्टर्स इन कंफ्यूजिंग और बिजारे सिचुएशंस, इस तरह के जो नाटक होते हैं उसमें जो पात्र होते हैं अक्सर हम इनको कंफ्यूजिंग स्टेट में देखते हैं, बिजारे सिचुएशंस में देखते हैं, अर्थात अजीब सी परिस्थितियों में। दैट रिफ्लेक्ट लाइफ्स लैक ऑफ लॉजिकल ऑर्डर, जो कि उनके जीवन में तार्किक व्यवस्था की कमी को दर्शाते हैं, अर्थात जीवन में उनकी कोई अर्थ नहीं है, अर्थ विहीन है, निरुद्देश्य है जीवन, ऐसा दिखाया जाता है ऐसे नाटकों में। यहां पर भी ऐसा ही दिखाते हैं इसी प्ले के अंदर। कॉमेडी ऑफ मैनस इज अनदर टाइप ऑफ प्ले। कॉमेडी ऑफ मैनस जो है वो भी एक तरह का नाटक होता है दैट बिकेम पॉपुलर इन ब्रिटिश थिएटर इन द 1950s एंड 1960s, जो ब्रिटेन में 50 और 60 के दशक में वहां के थिएटर्स में काफी चर्चित हुआ, काफी पॉपुलर हुआ। दीज प्लेज मिक्स, कौन से प्लेज? कॉमेडी ऑफ मैनस, है ना। तो दीज प्लेज मिक्स डार्क ह्यूमर विद एन अनसेटलिंग एटमोस्फियर। ये जो प्ले होते हैं डार्क ह्यूमर यानी गंभीर हास्य, हास्य के साथ में डर का माहौल, ठीक है, साथ में अनसेटलिंग एटमोस्फियर, चारों तरफ ऐसे अनिश्चितता का माहौल हो, हास्य है लेकिन वो गंभीर और डरावना है। ये सारी चीजें कॉमेडी ऑफ मैनस में यहां पर बताई जाती हैं। यहां पर भी बर्थडे पार्टी में ऐसा होता है जहां पर ये एक लॉज में रुके हुए हैं, ठीक है, एक सराय में रुके हुए हैं, और उस सराय के अंदर बर्थडे पार्टी यानी हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन फिर भी उसमें डर का माहौल जो मिक्स किया जाता है। दे ऑफन शो पावर स्ट्रगल्स, अक्सर ऐसे नाटकों में शक्ति संघर्ष को दिखाया जाता है कि कौन ताकतवर है, कौन किससे ज्यादा बलवान है। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिशें चलती रहती हैं। एंड समटाइम्स वायलेंस, कभी कभी हिंसा भी इसमें दिखाई जाती है। क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ फियर और अनईज, जिससे माहौल जो है डर का बन जाता है या असहज हो जाता है। इन अ टिपिकल कॉमेडी ऑफ मैनस, तो कॉमेडी ऑफ मैनस में क्या होता है? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज ट्रैप्ड टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, कि एक 2-4 पात्रों का समूह जो है अपने आप को एक छोटी जगह में कैद पाता है। जैसे
ये भूतिया नाटक वगैरह आपने देखे हो कभी, छोटी सी एक हवेली है, ठीक है, उसके अंदर 2-4 लोग फंस जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ इस लॉज के अंदर ये 4-5 कैरेक्टर हैं, कुल मिला के 6 कैरेक्टर हैं सारे, है ना, बर्थडे पार्टी के अंदर ये इन्वॉल्व हैं। तो अपने आप को किसी एक छोटी जगह में फंसे हुए पाते हैं, लाइक अ रूम और ए हाउस, जैसे कोई कमरा हो सकता है या कोई मकान हो सकता है या कोई हवेली हो सकती है। एंड देयर इंटरेक्शंस बिकम मोर टेंस, और इनके आपस की जो बातचीत है उनमें तनाव बढ़ता जाता है। एंड बिजारे एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन पात्रों के बीच में जो संवाद होते हैं, आपसी संवाद होते हैं, वो बहुत ही अजीबोगरीब और तनावपूर्ण नजर आते हैं आपको। तो ये सारी चीजें आपको बर्थडे पार्टी में देखने को मिलती हैं। अब इसके जो मुख्य किरदार हैं हम उनकी डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक, पहला जो मुख्य किरदार है वो है आपका स्टैनली वेबर, जिसको शॉर्ट में स्टैन भी बीच बीच में कहा गया है। तो स्टैनली इज द मैन कैरेक्टर, मुख्य किरदार है, हुज अनसेटलिंग बर्थडे सेलिब्रेशन ड्राइव्स द प्लेस नैरेटिव, नैरेटिव यानी कहानी। तो इसका जो एक अनसेटलिंग बर्थडे सेलिब्रेशन है, मतलब इसको खुद को पता ही नहीं कि वाकई मेरा जन्मदिन है क्या, ठीक है, तो इसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वही क्या करता है, इस कहानी को आगे बढ़ाता है। ए डाउन ऑन हिज लक पियानिस्ट, और ये क्या है, पियानिस्ट है जिसका थोड़ा लक जो है खराब चल रहा है, यानी बदकिस्मत है। तो डाउन ऑन हिज लक का मतलब क्या हो गया, बदकिस्मत। ठीक है, प्रश्न सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ये पहले क्या था, पियानिस्ट था। ठीक है, क्या था, पियानिस्ट था। विद ए मिस्टीरियस पास्ट, जिसका एक रहस्यमयी पास्ट रहा है, लेकिन क्या रहा है उसके बारे में कोई चर्चा इस नाटक में नहीं होती है, मतलब इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। He has been living in isolation in a seaside boarding house owned by Meg and Pitty. Meg and Pitty Bowles जो हैं, इनका समुद्र के किनारे, ठीक है, एक बोर्डिंग हाउस है, उस बोर्डिंग हाउस के अंदर ये अकेला रहता है। स्टैनली ओवर स्लीप्स डेली, ये रोज खूब ज्यादा सोता है। रेयरली लीव्स हिज रूम, अपने कमरे से बाहर भी नहीं आता है। एंड हैज नो अपरेंट पर्पस, और जिंदगी में इसका कोई उद्देश्य जो है नहीं, जिंदगी में इसका कोई उद्देश्य नहीं है, अर्थविहीन है, अर्थात इसकी लाइफ कैसी है, अब्सर्ड है। ठीक है, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे, तो अब्सर्डिस्ट है। When गोल्डबर्ग एंड मैकन अराइव, जब गोल्डबर्ग और मैकन इस बोर्डिंग हाउस में पहुंचते हैं, दे फोर्स हिम आउट ऑफ हिज आइसोलेशन, तो इसको ये जानबूझ करके इसके आइसोलेशन से बाहर निकालते हैं। ठीक है, बट इन अ नेगेटिव वे, लेकिन निकालते कैसे हैं, नकारात्मक तरीके से। नकारात्मक तरीका क्या होता है अभी, ये रहा, बुलिंग, धमकाना, बुलिंग इनकोहेरेंट एंड डिफीटेड, उसको तंग करते हैं, धमकाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। अनेबल टू रेसिस्ट व्हेन गोल्डबर्ग एंड मैकन टेक हिम अवे, और गोल्डबर्ग और मैकन जब इसको यहां से लेकर के जाते हैं तो ये इनका विरोध भी नहीं कर पाता है। सजेस्टिंग दैट हिज पास्ट हैज फाइनली कॉट अप विद हिम, जिससे हमें ये पता लगता है कि उसका जो पास्ट है, ये लोग उस पास्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका पास्ट पकड़ा गया है, इसलिए अब ये लोग इसको पकड़ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। क्लियर, तो इसलिए ये प्रतिरोध भी नहीं कर पाता है। तो स्टैनली रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ऑपरेसिव फोर्सेस। तो स्टैनली यहां पर एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो दमनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करता है। और दमनकारी ताकतें कौन है यहां पे, गोल्डबर्ग और मैकन। फिर बारी आती है मेग बॉल्स की। मेग क्या है, एन एल्डरली वुमन एंड द वाइफ ऑफ पिटी। ठीक है, लगभग इनकी उम्र कितनी है, ये अपनी 60s के अंदर हैं। ठीक है, दोनों ही पति पत्नी, मेग बॉल्स और पेटी बॉल्स। ठीक है, तो मेग क्या है,
लगभग 60 साल की एक महिला, बूढ़ी महिला है, पेटी की वाइफ है, रन्स द बोर्डिंग हाउस विद हर हस्बैंड, और अपने पति के साथ मिलकर के बोर्डिंग हाउस चलाती हैं। शी टेक्स ऑन ए मदरली रोल टुवर्ड स्टैनली। ये एक मातृत्व भाव दर्शाती है, दिखाती है स्टैनली के प्रति, केयरिंग फॉर हिम, उसकी परवाह करती है, एंड इंसिस्टिंग ऑन सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, और बर्थडे सेलिब्रेट करने पर जोर भी देती है, इवन व्हेन ही डिनाइज इट्स हिज बर्थडे। यहां तक कि वो खुद भी मना करता है, नहीं मेरा बर्थडे तो नहीं है आज, लेकिन फिर भी वो क्या करती है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंसिस्ट करती है। मेग इज नेवे, नेवे भोली, ये थोड़ी भोली है, चालबाज नहीं है, एंड इजिली इन्फ्लुएंस्ड, और किसी से भी आसानी से प्रभावित हो जाती है। ऑब्लिवियस टू द क्रूएलिटी ऑफ गोल्डबर्ग एंड मैकन टुवर्ड स्टैनली। और गोल्डबर्ग और मैकन की स्टैनली के प्रति जो क्रूरता है, ठीक, उससे अनजान रहती है, उसको पता नहीं होता, ऑब्लिवियस है अनजान। शी लिव्स बाई हर डेली रूटीन्स, ठीक है, यह अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द प्ले, और नाटक के अंत में, शी हैज रिवर्टेड टू हर यूजुअल एक्टिविटीज, और नाटक के अंत में जब बर्थडे समाप्त हो जाता है तो फिर से अपनी सामान्य गतिविधियों पर ये लौट आती हैं, अनअवेयर ऑफ द ट्रबलिंग इवेंट्स दैट अनफोल्डेड, यानी जो परेशान करने वाली घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसके बारे में इसको पता बिल्कुल भी नहीं है, बस ये तो अपना काम कर रही है। मेग सिंबलाइजेस कन्फर्मिटी एंड द कंफर्ट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स, तो मेग जो है एक तरह से सामूहिकता और सामाजिक मानदंडों की सुविधाओं का प्रतीक है। फिर बारी आती है इसके पति पीटी बॉल्स की। तो ये मेग का पति है, ठीक है, ही इज ऑल्सो इन हिज 60s, लगभग 60 के लगभग उम्र है। वर्क्स एज ए डेक चेयर अटेंडेंट एट द नियर बाई बीच, समुद्र के किनारे जहां इनका बोर्डिंग हाउस है, वहीं उस समुद्र तट के ऊपर जो डेक चेयर्स होती हैं, डेक चेयर्स आपने देखी होगी, मतलब फिल्मों में, टीवी सीरियल पे, ओरिजिनल में भी कई आपने देखी होगी। जब लोग समुद्र में नहा करके आते हैं तो फिर वो वहीं पर एक दीवान जैसी कुर्सी सी होती है लंबी सी, उसे पांव फैला के लेट जाते हैं। तो वो कुर्सी कोई अपने घर से थोड़ी लेकर के आते हैं, ठीक है, वहीं पर वो कुर्सियां लगी रहती हैं और उनको पैसा चुकाना होता है। तो उसी तरह की ये कुर्सियां जो है उसने वहाँ समुद्र के किनारे लगा रखी हैं, जिनको डेक चेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये डेक चेयर अटेंडेंट का काम करता है। ऑल्दो ही अपीयर्स पैसिव, यद्यपि हमें यह इस नाटक में पैसिव अर्थात निष्क्रिय नजर आता है। ही इज परसेप्टिव एंड नोटिसेस स्टैनलीज डिस्ट्रेस, लेकिन ये निष्क्रिय नहीं है, ये काफी परसेप्टिव यानी संवेदनशील है और स्टैनली की जो डिस्ट्रेस यानी बेचैनी और निराशा है उसको ये महसूस भी करता है। अनलाइक मेग, अब मेग का स्वभाव क्या बताया गया था कि वो तो अपने रोजमर्रा के काम निपटाती है, उस तरह की काम करती है, रोजमर्रा के काम करती है। अनलाइक मेग, तो मेग से विपरीत पीटी अटेम्प्ट्स टू प्रोटेक्ट स्टैनली। पीटी क्या करता है, स्टैनली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, किससे, गोल्डबर्ग और मैकन से। एनकरेजिंग हिम टू स्टैंड अप टू गोल्डबर्ग एंड मैकन, और स्टैनली को प्रोत्साहित करता है कि तू मुकाबला कर गोल्डबर्ग और मैकन का। हाउएवर, हालांकि व्हेन स्टैनली फेल्स टू रेसिस्ट, जब स्टैनली गोल्डबर्ग और मैकन का प्रतिरोध नहीं कर पाता है, पीटी पैसिवली लाइज टू मेग, तो फिर पीटी क्या करता है, मेग को झूठ बोलता है, टेलिंग हर स्टैनली इज सिंपली अस्लीप इन हिज रूम। उसे कहता है कि स्टैनली यहीं है, कमरे में सो रहा है। मैं बताता हूं इसको क्या, इसका मतलब क्या है। नाटक के अंत में गोल्डबर्ग और मैकन जब स्टैनली को यहां से लेकर के चले जाते हैं, ठीक है, और मैग को इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि पीटी ने प्रयास किया था स्टैनली को थोड़ा एनकरेज करके तो इनका मुकाबला कर, लेकिन वो बंदा नहीं कर पाया और फिर उसको ले जाते हैं, ठीक है। तो ये अकेला बूढ़ा व्यक्ति क्या ही करता। तब फिर ये क्या करता है, मैग को परेशान नहीं करना चाहता,
और मैग जब आकर के पूछती कि स्टैनली कहाँ है, तो फिर ये बंदा क्या कहता है, ऊपर सो रहा होगा अपने कमरे में, क्योंकि वो सोता ही रहता है। ठीक है, तो ये बात है। पीटी रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ ऑब्जर्वर। पीटी इस नाटक में एक तरह का क्या है, ऑब्जर्वर है। एंड द अर्ज टू मेंटेन पीस, और ये तो सिर्फ क्या करता है, शांति बनाए रखने के लिए अपील करता है कि भाई झगड़ा मत करो, शांति रखो। इवन इफ इट मीन्स इग्नोरिंग डिफिकल्ट ट्रुथ्स, भले ही इसके लिए आपको जो कठिन सत्य हैं, भूतकाल जैसे स्टैनली का कुछ भी रहा होगा, खराब रहा होगा, जिसके लिए वो पकड़ के लेके गए उसको, ठीक है, भले ही इस शांति को बरकरार रखने के लिए आपको इस ऐसे डिफिकल्ट ट्रुथ्स को भी अनदेखा करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये इस तरह का व्यक्ति है इसमें। फिर अगला किरदार आता है गोल्डबर्ग का। गोल्डबर्ग इज अ मिस्टीरियस charismatic man with a smooth talking demeanor। डिमीनर का अर्थ होता है व्यवहार। तो गोल्डबर्ग क्या है, एक मिस्टीरियस एंड रहस्यमय, कैरिज्मेटिक यानी आकर्षक, विद अ स्मूथ टॉकिंग डिमीनर यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो ये बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला व्यक्ति है। ही अराइव्स एट द बोर्डिंग हाउस विद मैकन। वह इस बोर्डिंग हाउस में मैकन के साथ आता है। डिसरप्टिव इट्स काम एनवायरमेंट, और आकर के इस बोर्डिंग हाउस का जो शांत वातावरण है, उस शांत वातावरण को अशांत कर देता है, बिगाड़ देता है, डिसरप्ट कर देता है। थ्रू आउट द प्ले, इस पूरे नाटक में गोल्डबर्ग चेंजेस हिज नेम। गोल्डबर्ग अपने नाम भी बदलता है। एंड सिड्यूसेस एंड चार्म्स द अदर कैरेक्टर्स, और बाकी के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको सिड्यूस भी करता है, उनको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है, इंक्लूडिंग मैग, जिसमें 60 साल की मैग भी है और ये 20 साल की लड़की लुलू भी है। अलोंग साइड मैकन ही वर्क्स टू साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन स्टैनली। मैकन के साथ मिलकर के यह स्टैनली को मानसिक तौर पे उसका ब्रेकडाउन करता है, उसको तोड़ता है। रेफरिंग टू हिम एज द जॉब, और अपने इस कार्य को वो क्या कहता है, जॉब कहता है कि ये तो मेरा काम है। गोल्डबर्ग्स इंटेंशंस आर अनक्लियर। गोल्डबर्ग के इरादे अस्पष्ट हैं। ठीक है, क्या है, अस्पष्ट हैं। फिर से ये कैसा एलिमेंट है, एब्सर्ड एलिमेंट है, जहां कोई मीनिंग नहीं निकलता है, अस्पष्टता रहती है। अगेन इट इज एन एलिमेंट ऑफ एब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा। तो गोल्डबर्ग्स इंटेंशंस आर अनक्लियर बट ही एम्बॉडीज द ऑप्रेसिव, दमनकारी, मैनिपुलेटिव फोर्सेस दैट एम टू कंट्रोल इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसके इरादे तो अस्पष्ट हैं, लेकिन वह उन दमनकारी और मैनिपुलेटिव फोर्सेस यानी हेर फेर करने वाली ताकतों का प्रतीक है, जो व्यक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, तो ये था गोल्डबर्ग। अब उसके साथी मैकन की बारी है। मैकन इज गोल्डबर्ग्स आयरिश पार्टनर। ये कहां का है, आयरलैंड का है, और गोल्डबर्ग का पार्टनर है। पॉसिबली अ फॉर्मर प्रीस्ट। ठीक है, और संभवतया ये पहले क्या रह चुका है, एक पादरी रह चुका है, प्रीस्ट रह चुका है। ठीक है, संभवतया इसलिए क्योंकि ये बात जो है स्पष्ट इसका उल्लेख नहीं है। हु ड्यूटीफुली असिस्ट इन द इंटिमिडेशन एंड धमकाना एंड इंटरोगेशन यानी सवाल जवाब करना ऑफ स्टैनली। और ये क्या करता है, ये गोल्डबर्ग का साथ देता है, और उसी साथ देने के चक्कर में ये स्टैनली का ब्रेन वॉश करते हैं, उसको धमकाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। डिस्पाइट नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। ठीक है, बावजूद इसके कि उसे पूरी तरह से उद्देश्य नहीं पता है कि ये क्यों किया जा रहा है गोल्डबर्ग के द्वारा। अगेन फिर से उद्देश्य का नहीं पता है। ठीक है, फिर से कौन सा एलिमेंट आ गया, एब्सर्डिस्ट एलिमेंट जो है फिर से आ गया। ही इज क्वाइटर एंड मोर रिजर्व्ड दैन गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग की तुलना में यह ज्यादा शांत रहता है,
बट कैरीज आउट एक्ट्स ऑफ वायलेंस एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर। लेकिन हिंसा का कोई कार्य करना हो या मानसिक कोई दबाव तनाव उत्पन्न करना हो, उसमें ये आगे रहता है। बाय द एंड, नाटक के अंत में, ही प्रेशर्स लुलू इनटू कन्फेसिंग हर एक्शंस। यह लुलू नाम की जो लड़की है उस पर कन्फेशन करने का, अर्थात अपनी गलती स्वीकार करने का ये दबाव बनाता है। सीमिंगली ट्रबल्ड बाय स्टैनलीज कंडीशन, दो दिस डजंट प्रिवेंट हिम फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज टास्क। तो होता क्या, देखिए, लुलू को अपनी गतिविधियां स्वीकार करने के लिए दबाव डालता है और स्टैनली की स्थिति से परेशान दिखाई देता है। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं उसे अपना काम पूरा करने से नहीं रोकती हैं। तो मैकन रिप्रेजेंट्स साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एंड क्वाइट फोर्स। ठीक है, तो मैकन जो है इस नाटक के अंदर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सिंबल है, प्रतीक है, कि कैसे किसी को मानसिक रूप से दबाया तोड़ा जाता है। फिर अंत में अब बारी आती है अंतिम किरदार लुलू की। लुलू इज अ यंग वुमन अराउंड 20। ठीक है, स्टैनली जो है उसकी बात करें तो ही इज अबाउट 30। गोल्डबर्ग की बात करें, ठीक है, तो ही इज अबाउट 50। और मैकन की बात करें, ही इज अराउंड 40। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो लुलू इज अ यंग वुमन इन हर 20s, लगभग 20 साल की इसकी आयु है, हु ब्रिंग्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर स्टैनली। स्टैनली के लिए ये एक बर्थडे गिफ्ट भी लेकर के आती है। एंड ब्रीफली इंटरेक्ट्स विद हिम, और उससे संक्षेप में बात भी करती है। अच्छा, बर्थडे गिफ्ट क्या लेकर के आती है? ड्रम लेकर के आती है, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द पार्टी में शी फ्लर्ट्स विद गोल्डबर्ग। वह गोल्डबर्ग नाम का ये जो अधेड़ व्यक्ति है इसके साथ क्या करती है? फ्लर्ट करती है। एंड अपरेंटली स्पेंड्स द नाइट विद हिम, और उसके साथ पूरी रात बिताती है अकेले में। ठीक है, दैट यू मीन व्हाट आई मीन टू से। तो हाउएवर, हालांकि शी इज हर्ट एंड एंग्री द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन गोल्डबर्ग शोज नो इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग देयर रिलेशनशिप। लेकिन अगली सुबह जब गोल्डबर्ग जो है एक रात इसके साथ बिता चुका है, अगली सुबह जब उठते हैं और गोल्डबर्ग से कहता कि मैं आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ठीक है, इट इज लाइक अ वन नाइट स्टैंड, तो ये काफी गुस्सा होती हैं, उसको दुख भी होता है। लुलू रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर डायनेमिक विद इन द प्ले। इस नाटक में एक अलग ही तरह की पावर डायनेमिक को रिप्रेजेंट करती है लुलू। एज हर रिलेशनशिप विद गोल्डबर्ग highlights themes of manipulation and emotional vulnerability। तो जिस तरह का रिश्ता गोल्डबर्ग के साथ है, तो उससे हमें यहां पर कि ये पता चलता कि कोई व्यक्ति, कोई लड़की किस तरह से किसी को इमोशनली मैनिपुलेट करती है। ठीक है, इस तरह का हमें यहां पर पता चलता है। तो ये आपके कुल मिला के 6 मुख्य किरदार हैं। अब ओवरऑल एक बार फिर से बर्थडे पार्टी के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। फुल टाइटल क्या है इसका? द बर्थडे पार्टी है। पब्लिकेशन 1957 में है। प्रीमियर यानी नाटक का मंचन कब होता है? 1958 में होता है। लिटरेरी पीरियड की बात करें तो मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, दोनों ही है, याद रखिएगा इस चीज को। ड्रामा जॉनर की बात करें कि कौन सी साहित्यिक विद्या है ड्रामा के अंदर, तो कॉमेडी ऑफ मैनस से इसका रिलेशन है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से इसका रिलेशन है। सेटिंग, इस नाटक की पृष्ठभूमि अर्थात इस नाटक का स्थान कहाँ है? एक गंदा सा मैला कुचेला बोर्डिंग हाउस है इन ए कोस्टल इंग्लिश सी साइड टाउन। इंग्लिश सी साइड टाउन, समुद्र के किनारे कोई कस्बा है, वहां पर एक मैला कुचेला सा गंदा सा एक बोर्डिंग हाउस है वहां। नाटक के क्लाइमेक्स में क्या होता है? द प्ले रीचेस इट्स पीक व्हेन स्टैनली सफर्स ए मेंटल ब्रेकडाउन एट हिज बर्थडे पार्टी। अपनी खुद की बर्थडे पार्टी के दिन स्टैनली जो है उसका मानसिक रूप से वो काफी परेशान हो जाता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। यहां पर अंत होता है। एक्सपोजिंग हिज ट्रबल्ड एंड वायलेंट साइड। प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो मुख्य किरदार इसमें स्टैनली वेबर है
और एंटागोनिस्ट की बात करें तो हमारे नजरिए से और स्टैनली के पर्सपेक्टिव के नजरिए से देखा जाए तो इसमें एंटागोनिस्ट कौन है? गोल्डबर्ग और मैकन हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग, ठीक है, बट सम इंटरप्रिटेशन सजेस्ट दैट स्टैनलीज इंटरनल स्ट्रगल्स मेक हिम इज ऑन एंटागोनिस्ट, कि स्टैनली के मन में जो इंटरनल स्ट्रगल चल रहे हैं वो खुद ही उसके लिए एंटागोनिस्ट का काम करते हैं। ये सुझाव जो है कई लोग देते हैं। हालांकि एग्जाम में जब पूछा जाए तो प्रोटैगनिस्ट के तौर पे स्टैनली वेबर होगा और एंटागनिस्ट के तौर पे गोल्डबर्ग और मैकन होगा। याद रखिएगा इस चीज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पर मोटा मोटी सारी बातें जो हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे अपन ने यहां पे जान ली हैं। अब इसमें कितने एक्ट्स हैं? इसमें हैं आपके 3 एक्ट हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन एक्ट वाइज इनको ले लेते हैं, ठीक है। चलो जी।